क्या होगा अगर आपकी सारी परेशानियां, डर और भावनात्मक उलझनें इस पल में ही सुलझ सकती हैं, बिना आपको ठीक करने की जरूरत के। ब्रूस टिफ्ट की किताब ऑलरेडी फ्री यही कहती है, आप पहले से ही आजाद हैं। बुद्धिज्म और आधुनिक साइकोथेरेपी का मेल आपको दिखाता है कि मुक्ति कहीं दूर नहीं, बल्कि यहीं और अभी मुमकिन है। ऑलरेडी फ्री एक गहरी और विचारशील किताब है जो दो दुनियाओं को जोड़ती है, बुद्ध का दर्शन और वेस्टर्न साइकोथेरेपी। ब्रूस टिफ्ट एक अनुभवी साइकोथेरेपिस्ट और ध्यान साधक बताते हैं कि कैसे दोनों रास्ते, एक मन की गहराई में उतरने का और दूसरा खुद को बदलने का, असल में एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, इनर फ्रीडम। टिफ्ट इस बात को चुनौती देते हैं कि हमें खुद को ठीक करना जरूरी है। उनका कहना है कि हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि हम टूटे हुए हैं, अधूरे हैं, और इसी वजह से हम बार बार पुराने जख्मों, आदतों और भावनाओं में उलझते रहते हैं। लेकिन बुद्ध की तरह टिफ्ट कहते हैं कि सफरिंग, दुख को खत्म करने का रास्ता उसमें भागने से नहीं, बल्कि पूरी तरह उसका सामना करने से गुजरता है। किताब का फोकस दो मुख्य दृष्टिकोणों पर है, डेवलपमेंटल और अवेकेंड। डेवलपमेंटल तरीका कहता है कि हमें अतीत के घावों को समझकर और भावनात्मक विकास करके बदलना चाहिए। वहीं अवेकेंड नजरिया कहता है कि हम इस पल में पूरी तरह उपस्थित होकर बिना कुछ बदले मुक्ति पा सकते हैं। टिफ्ट यह नहीं कहते कि एक रास्ता सही है और दूसरा गलत। वे दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि कैसे हम अपने रोजमर्रा के संघर्षों को एक गहरी जागरूकता के साथ देख सकते हैं, और इसी जागरूकता में छुपा है सच्चा बदलाव। किताब को डिटेल्स में समझने के लिए हम इस किताब को 7 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द पाथ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ब्रूस टिफ्ट कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि दुख से भागकर हम सुखी हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दुख से बचने की कोशिश ही हमारे दुख को जड़ से मजबूत करती है। हम जितना अधिक डर, दर्द या असुरक्षा से भागते हैं, उतना ही ज्यादा वे हमें भीतर से पकड़ते हैं। यही संघर्ष का चक्र है। हम तकलीफ से राहत चाहते हैं, पर उसी राहत की चाहत हमें बार बार उसी तकलीफ की ओर वापस धकेलती है। इस अध्याय में टिफ्ट हमें दो नजरियों से परिचित कराते हैं, डेवलपमेंटल और अवेकेंड। ये दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं जिनसे इंसान खुद को समझ सकता है। डेवलपमेंटल तरीका कहता है कि हमारे वर्तमान व्यवहार, सोच और इमोशंस हमारे अतीत की छाया है। बचपन में अगर हमें प्यार, सुरक्षा या स्वीकार नहीं मिला, तो हम ऐसे पैटर्न विकसित कर लेते हैं जो हमें बार बार बचाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने बचपन में ठुकराया जाना महसूस किया हो, तो वह व्यक्ति बड़ों में अत्यधिक मान्यता पाने की कोशिश कर सकता है। इस दृष्टिकोण में टिफ्ट यह मानते हैं कि हमें अपनी भावनात्मक परतों को समझना होगा, अपने पैटर्न्स को पहचानना होगा और धीरे धीरे भावनात्मक रूप से विकसित होना होगा। इसमें थेरेपी, बातचीत, भावनाओं की पहचान और एक सुरक्षित संबंध बहुत काम आते हैं। यहां हीलिंग समय लेता है और यह एक प्रक्रिया है धीरे धीरे खोलने, समझने और बदलने की। लेकिन यह प्रक्रिया भी कभी कभी एक जाल न बन सकती है। हम इतने उलझ सकते हैं ठीक होने की कोशिश में कि कभी यह महसूस ही नहीं कर पाते कि शायद हमें बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ खुद को वैसे का वैसा देखने की हिम्मत चाहिए। दूसरा रास्ता है अवेकेंड या जागरूक दृष्टिकोण। यह मूलतः बौद्ध दर्शन से प्रेरित है। इसमें टिफ्ट कहते हैं कि कोई भी भावना, कोई भी अनुभव स्थायी नहीं होता। चाहे वो शर्म हो, डर हो, गुस्सा हो या अकेलापन, हर अनुभव आता है और फिर चला जाता है। यह दृष्टिकोण यह नहीं पूछता कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, बल्कि यह कहता है, क्या आप इसे पूरी तरह महसूस कर सकते हैं अभी और यहीं? यहां कोई जजमेंट नहीं, कोई ठीक करने की कोशिश नहीं, सिर्फ उपस्थिति है, प्योर अवेयरनेस। आप जैसा महसूस कर रहे हैं वैसा ही महसूस करने की आजादी। टिफ्ट इस दृष्टिकोण को एक दूसरे स्तर की सच्चाई कहते हैं। पहली सच्चाई है कि हमें दुख होता है और उसे समझना जरूरी है। दूसरी सच्चाई यह है कि उस दुख के नीचे कुछ भी ठोस नहीं है, वह सिर्फ एक ऊर्जा है, एक चलायमान अनुभव।
और जब हम इस अनुभव के साथ टिके रहते हैं, भागते नहीं, दबाते नहीं, सवाल नहीं करते, तो हमें पता चलता है कि हम पहले से ही उससे आजाद हैं। टिफ्ट के अनुसार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम लगातार अवॉइडेंस मोड में रहते हैं। हम असुविधा से बचते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं, खाने में डूबते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन जितना हम भागते हैं उतना ही संघर्ष और गहरा होता है। इसलिए टिफट कहते हैं कि संघर्ष से भागने के बजाय उसे आमंत्रित करना सीखिए। जब कोई भाव, कोई असहज अनुभव आए, उसे जिज्ञासा से देखें, उसके साथ बैठे रहें, उसे महसूस करें। यही है जागरूकता का अभ्यास। यह अभ्यास आसान नहीं है। डर, बेचैनी, शर्म, ये सब भावनाएं तीखी होती हैं, लेकिन अगर हम धीरे धीरे अपने शरीर में इन्हें टिकने की जगह दें, तो हमें अनुभव होता है कि ये भावनाएं हमें खा नहीं जाती, बल्कि साफ कर देती हैं। टिफ्ट बार बार यह कहते हैं कि यह कोई या तो या का मामला नहीं है। हमें एक साथ दोनों रास्तों को अपनाना होगा। कभी हमें अपने ट्रॉमा को समझने की जरूरत होती है और कभी सिर्फ जागरूक होकर अनुभव में टिके रहने की। दोनों साथ चल सकते हैं। दोनों मिलकर एक गहरी हीलिंग और लिबरेशन की ओर ले जाते हैं। पाथ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अध्याय यह सिखाता है कि मुक्ति संघर्ष से नहीं मिलती, बल्कि संघर्ष के बीच रुक जाने से मिलती है। जब हम अपने अनुभवों से भागना बंद करते हैं और उन्हें पूरा महसूस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम पहले से ही पूरे हैं। दुख हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि दरवाजा है उस आजादी की ओर जो हमेशा से यही थी। चैप्टर 2 द पावर ऑफ फीलिंग्स। हम सभी ने कहीं ना कहीं यह सीखा है कि कुछ भावनाएं गलत हैं, जैसे डर, शर्म, क्रोध या ईर्ष्या। बचपन में अगर हम डर गए और किसी ने कहा कमजोर मत बनो, या गुस्सा किया और कहा गया ऐसा व्यवहार मत करो, तो हमने यह समझ लिया कि इन भावनाओं को महसूस करना ही गलत है। नतीजा यह हुआ कि हम उन्हें दबाने लगे। टिफ्ट कहते हैं कि यही रिप्रेशन, भावनाओं को दबाना, हमारी भावनात्मक गुलामी की जड़ है। जब भावनाएं दबती हैं तो वे शरीर और दिमाग में अलग अलग रूपों में फंस जाती हैं, जैसे चिंता, तनाव, नींद की कमी या दूसरों पर निर्भरता। टिफ्ट हमें एक सीधा अभ्यास सुझाते हैं। जब कोई तीव्र भावना आए, जैसे शर्म या डर, तो उसे सोचने या बदलने की कोशिश मत करो। बस कुछ देर के लिए शांत होकर महसूस करो कि यह भावना शरीर में कहां है। क्या वह पेट में है, छाती में भारीपन, सांस में रुकावट? उस जगह पर ध्यान दो और उसे वहीं रहने दो। उदाहरण के तौर पर कल्पना कीजिए कि आपको कोई आलोचना करता है और आपको शर्म महसूस होती है। आमतौर पर आप या तो खुद को डांटने लगते हैं, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, या आलोचक पर गुस्सा हो जाते हैं। टिफ्ट कहते हैं, रुकिए, कुछ नहीं करिए, बस शरीर में महसूस कीजिए। क्या आपके गले में कुछ अटका है? चेहरे पर गर्मी है? उस जगह को महसूस कीजिए, न कि उस भावना को ठीक करने की कोशिश। यह अभ्यास छोटा लग सकता है, लेकिन यह गहरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करता है। टिफ्ट बताते हैं कि साइकोथेरेपी का काम है आपको यह समझाना कि आपकी भावनाएं कहां से आ रही हैं। अतीत, ट्रॉमा, संबंध आदि। यह एक जरूरी कदम है, क्योंकि इससे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है और हम अपने पैटर्न को पहचान पाते हैं। लेकिन केवल समझना काफी नहीं है। यहीं पर बुद्ध का नजरिया मदद करता है। बुद्धिज्म कहता है कि हर भावना क्षणिक, इम्पर्मनेंट है। कोई भी भावना स्थायी नहीं है और कोई भी भावना मैं नहीं है। जैसे जैसे हम वो भावना को बिना चिपके या भगाए देखते हैं, वह भावना खुद ही बदल जाती है। यह अभ्यास हमें सिखाता है कि भावनाएं बस अनुभव हैं, कोई खतरा नहीं। और अगर हम उन्हें पूरी तरह महसूस कर सकते हैं, तो वे हमें धीरे धीरे आजाद कर देती हैं। भावनाएं कमजोर नहीं बनाती, दरअसल उन्हें पूरी तरह महसूस करना ही सच्ची शक्ति है। जब आप डर को महसूस करते हैं बिना उससे भागे, तो आप अपनी उपस्थिति में टिके रहते हैं। जब आप शर्म को महसूस करते हैं बिना खुद को दोष दिए, तो आप खुद से जुड़ने लगते हैं। टिफ्ट कहते हैं कि भावनाओं से जुड़ाव हमारे लिए एक आध्यात्मिक अभ्यास हो सकता है। जब हम अपने शरीर में दुख, शर्म या क्रोध की जगह को महसूस करते हैं, तो वहां मौजूद रहते हुए धीरे धीरे कंपैशन, करुणा, स्पष्टता और ग्राउंडिंग उभरती है। उदाहरण, एक क्लाइंट
जिसका नाम हम राहुल मानते हैं, हर बार बॉस की डांट पर बहुत डरा हुआ महसूस करता था। पहले वह सोचता था कि शायद वह कमजोर है या उसे अपने गुस्से को दबाना चाहिए। टिफट ने उससे कहा, हर बार जब यह डर आए तो कोई प्रतिक्रिया मत देना, सिर्फ चुप बैठना और महसूस करना कि यह डर कहां है। कुछ ही हफ्तों में राहुल ने पाया कि डर अब वैसा भारी नहीं लगता था, बल्कि उसी डर के नीचे वह पुराने बचपन के अनुभवों को पहचान सका, जहां उसके पिता की डांट ने यही भाव पैदा किया था। अब वह उस डर से डरता नहीं, बल्कि उससे जुड़ना सीख रहा था। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है, हर भावना एक दरवाजा है जो अगर सही तरह से खोला जाए तो आपको आपकी खुद की आजादी तक ले जा सकता है। टिफ्ट कहते हैं, भावनाओं को कंट्रोल मत करो, उन्हें जानो, उन्हें महसूस करो। जब हम अपने शरीर को एक सुरक्षित जगह बना देते हैं जहां कोई भी भावना आ सकती है, रह सकती है और फिर जा सकती है, तो हम भावनाओं के मालिक नहीं बल्कि उनके साथ चलने वाले साथी बन जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक नई तरह की आजादी, भीतर से बिना शर्त। चैप्टर 3, चैलेंजिंग द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हम इंसान इसलिए कंट्रोल चाहते हैं क्योंकि हम अनिश्चितता से डरते हैं। भविष्य हमें अंधेरे जैसा लगता है और हम उस अंधेरे में सुरक्षा की टॉर्च जलाना चाहते हैं। तो हम हर चीज को मैनेज करने लगते हैं, लोगों के व्यवहार, अपनी भावनाएं, आने वाले फैसले। टिफ्ट कहते हैं, यह कंट्रोल की कोशिश दरअसल एक तरह का अवॉइडेंस मैकेनिज्म है। हम अपनी असहजता से बचने के लिए परिस्थितियों को ठीक करने में लग जाते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि अनु को जब कोई जवाब नहीं देता तो वह तुरंत बेचैन हो जाती है। वह बार बार सोचती है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं? क्या मुझे कुछ और भेजना चाहिए? अनु की बेचैनी दरअसल उस अनिश्चितता से है जो उस जवाब के इंतजार में पैदा हुई है, और वह इस बेचैनी से बचने के लिए कंट्रोल के रास्ते तलाशती है। बात को आगे बढ़ाना, सफाई देना, बार बार चेक करना। टिफ्ट कहते हैं, इस सब का इलाज किसी जवाब में नहीं बल्कि उस बेचैनी के साथ बैठने में है। टिफ्ट इस अध्याय में एक साहसिक बात कहते हैं, अनिश्चितता कोई समस्या नहीं बल्कि सच्चाई है, और अगर हम उससे डरना छोड़ दें तो वह आजादी का जरिया या बन सकती है। बौद्ध दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर चीज अनित्य है, हर भावना, हर रिश्ता, हर सोच, हर अनुभव, कुछ भी टिकता नहीं। ऐसे में यह उम्मीद करना कि हम चीजों को फिक्स करके स्थिर रख पाएंगे सिर्फ एक धोखा है। टिफ्ट कहते हैं कि अनिश्चितता को पूरी तरह स्वीकारना और उसमें जीने की आदत बनाना एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है। जब हम इस सच्चाई को अपना लेते हैं कि मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा और यही ठीक है, तब मन में एक गहराई से शांति आती है। कंट्रोल छोड़ना सरेंडर नहीं है, यह कायरता नहीं है, बल्कि यह बहुत बड़ा साहस है। कंट्रोल छोड़ना मतलब है इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना, चाहे वह क्षण जैसा भी हो। यह एक तरह से अपने डर के साथ चलने जैसा है। टिफ्ट इसे लिविंग ऑन द एज ऑफ व्हाट वी नो कहते हैं, हमारे अनुभव के किनारे पर जीना। यहीं पर जिंदगी सबसे प्रामाणिक, सबसे जीवंत बनती है। यहां भी टिफ्ट दोनों दृष्टिकोणों, डेवलपमेंटल और अवेकेंड को संतुलित करके देखते हैं। डेवलपमेंटल साइकोथेरेपी यह समझने में मदद करती है कि कंट्रोल की चाहत कहां से आई, किस ट्रॉमा, किस बचपन की असुरक्षा, किस अनुभव ने हमें सिखाया कि हम तभी सुरक्षित हैं जब सब कुछ हमारी पकड़ में हो। वहीं अवेकेंड दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि अब उस कंट्रोल को छोड़ना संभव है। जागरूकता के साथ हम हर पल में उपस्थित हो सकते हैं, बिना यह जाने कि आगे क्या होगा, और फिर भी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। टिफ्ट इस अध्याय में एक छोटा प्रयोग सुझाते हैं। किसी एक छोटी स्थिति को लें, जैसे ट्रैफिक में फंसना, किसी से जवाब न आना, कोई अनिश्चित योजना। फिर खुद से पूछें, क्या मैं इस पर कंट्रोल चाहता हूं? अगर हां, तो कैसा शरीर में महसूस होता है यह कंट्रोल करने की कोशिश? क्या मैं इस क्षण को वैसे का वैसा देख सकता हूं, बिना उसे ठीक करने की चाह के? जब हम इसे बार बार करते हैं तो यह आदत बनती है, और धीरे धीरे हमें अनुभव होता है कि कंट्रोल छोड़े बिना भी हम टूटते नहीं हैं।
बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। चैलेंजिंग द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल अध्याय हमें यह सिखाता है कि जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश बंद करना हार नहीं है, बल्कि यही असली जीत है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि कुछ भी निश्चित नहीं और फिर भी सब ठीक है, तब हमारे भीतर एक ऐसी जगह बनती है जो शांत, खुली और आजाद है। टिफ्ट कहते हैं, कंट्रोल की आदत गुलामी है, जबकि अनिश्चितता की स्वीकृति मुक्ति है। चैप्टर 4, इंटीमेसी एंड रिलेशनशिप एज प्रैक्टिस। ब्रूस टिफ्ट मानते हैं कि इंसानी रिश्ते सिर्फ भावनात्मक समर्थन का जरिया नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक विकास का सबसे बड़ा मैदान है। चाहे वह जीवन साथी से रिश्ता हो, परिवार से, दोस्तों से या साथ काम करने वालों से, हर रिश्ता हमारे भीतर की असुरक्षा, मांगें और छिपे हुए पैटर्न को उघाड़ देता है। टिफ्ट कहते हैं कि हम अक्सर यह सोचते हैं कि कोई रिश्ता सही तभी होगा जब उसमें संघर्ष न हो, जब दूसरा हमारी जरूरतें बिना कहे समझे और जब हमें सुरक्षित महसूस हो। लेकिन यही अपेक्षाएं हमें अपने डर और असुरक्षा से दूर रखती हैं। असल प्रैक्टिस तब शुरू होती है जब हम रिश्तों में पैदा होने वाली बेचैनी, असहमति और असहजता के बीच टिकना सीखते हैं। रिश्तों में हम जो भी अनुभव करते हैं, उसका बहुत कुछ हमारे अपने अतीत से आता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का बचपन अस्वीकार और उपेक्षा में बीता हो, तो वह व्यक्ति हर रिश्ते में यही उम्मीद करता है कि सामने वाला भी उसे छोड़ देगा। फिर चाहे वह व्यक्ति कितना भी स्नेही क्यों ना हो, उस डर की परछाई बार बार रिश्ते को प्रभावित करती है। इसे टिफ्ट प्रोजेक्शन कहते हैं। हम अपने अंदर के पुराने जख्मों, डर और उम्मीदों को दूसरों पर डालते हैं, और फिर जब चीजें हमारी कल्पना के अनुसार नहीं चलती, तो हमें लगता है कि दूसरा व्यक्ति गलत है, रिश्ता गलत है या हम खुद गलत हैं। डेवलपमेंटल साइकोथेरेपी यह समझने में मदद करती है कि हम रिश्तों में कैसे व्यवहार करते हैं और क्यों। हमारे रिपीट होने वाले पैटर्न, जैसे हर बार नाराज होकर खुद को अलग कर लेना या जरूरत से ज्यादा समझौता करना, किस जीवन अनुभव की उपज है। यह दृष्टिकोण हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने अनजाने घावों को पहचानने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर, सुमित हर बार जब उसकी पार्टनर उसे आलोचना करती है, वह तुरंत चुप हो जाता है और भावनात्मक रूप से दूर हो जाता है। थेरेपी में उसे समझ आता है कि यह प्रतिक्रिया उसकी मां के साथ के पुराने रिश्ते से जुड़ी है, जहां हर आलोचना के बाद वह खुद को गलत मानकर दूर हो जाया करता था। अब वह जानता है कि उसका यह पैटर्न अब की स्थिति पर लागू नहीं होता और उसे फिर से सोचने की जरूरत है। दूसरी ओर, अवेकेंड दृष्टिकोण यह नहीं पूछता कि यह भावना कहां से आई। वह सिर्फ कहता है, जो भी अनुभव हो रहा है वह इस क्षण में है और आप उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। इसमें कोई दोष नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, बस एक सीधा निमंत्रण है कि हम अपने अनुभव के साथ पूरी ईमानदारी से उपस्थित रहें। यह कहता है कि हम अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश बंद करें और खुद यह देखें कि हम अब भी कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या हम अपने डर, शर्म या क्रोध के साथ बैठ सकते हैं बिना प्रतिक्रिया दिए? टिफ्ट बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि रिश्तों में संघर्ष होना खराब नहीं है। दरअसल यही वह जगह है जहां हम अपनी सबसे गहरी मान्यताओं और डर से मिलते हैं, और अगर हम इस संघर्ष से भागने के बजाय उसमें पूरी तरह उपस्थित रहते हैं, तो वह हमें एक गहरी इंटीमेसी, घनिष्ठता की ओर ले जाता है, न सिर्फ दूसरे के साथ बल्कि खुद से भी। संघर्ष के समय अभ्यास कैसे करें? टिफ्ट कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं। रुकिए, जब कोई प्रतिक्रिया उभर रही हो तो तुरंत जवाब ना दें। महसूस कीजिए, अपने शरीर में देखें कि क्या हो रहा है। दिल की धड़कन, सांस, गर्मी, तनाव। जिम्मेदारी लीजिए, सोचिए कि यह भावना आपके भीतर क्यों उभरी, बजाय इसके कि दोष दूसरे को दें। साझा कीजिए। जब आप शांत हो जाएं, तब खुलकर बातचीत करें कि आपने क्या अनुभव किया, बिना आरोप के। यह अभ्यास आसान नहीं, लेकिन धीरे धीरे यह हमें एक सच्चे रिश्ते की ओर ले जाता है, जहां सतह के नीचे मौजूद भय और असुरक्षा को छुपाने की जरूरत नहीं होती। इस अध्याय की सबसे बड़ी बात यह है कि रिश्ता एक अभ्यास है। टिफ्ट इसे
स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन रियल टाइम कहते हैं। यह कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां हमें केवल खुशी मिले, बल्कि ऐसा मैदान है जहां हम अपने भीतर की सच्चाई से मिलते हैं, उस डर से, उस चाहत से, उस चोट से जो हम अक्सर छुपाते हैं। और जब हम उन सब के साथ टिके रहना सीखते हैं, बिना लड़ाई, बिना भागे, तो रिश्ता सिर्फ रिश्ता नहीं रह जाता, वह एक मुक्ति का मार्ग बन जाता है। चैप्टर 5, वर्किंग विद एंजाइटी। क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपकी चिंता ही आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है? हां, आपने सही सुना। एंजाइटी को ठीक करने की जरूरत नहीं, बस उसे जीने की हिम्मत चाहिए। चिंता यानी एंजाइटी आज की सबसे आम, सबसे चुपचाप फैलती मानसिक स्थिति। हर दिन हर इंसान किसी न किसी रूप में इसका सामना करता है। कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं फेल ना हो जाऊं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे। हम सोचते हैं कि चिंता एक बीमारी है, कुछ ऐसा जिसे ठीक करना जरूरी है। लेकिन ब्रूस टिफ्ट इस अध्याय में एक क्रांतिकारी बात कहते हैं। एंजाइटी इज नॉट द एनिमी, अवॉइडिंग इट इज। यानी चिंता समस्या नहीं है, उससे भागना समस्या है। क्या है एंजाइटी की असल सच्चाई? टिफ्ट कहते हैं कि एंजाइटी दरअसल एक ऊर्जा है, एक रॉ इमोशनल चार्ज। यह हमारी चेतना को खींचने वाली ताकत है जो हमें जगा सकती है अगर हम इससे भागे नहीं। पर हुआ उल्टा, हम इसे मैनेज करने लगते हैं। मेडिटेशन एप्स, सेल्फ हेल्प वीडियोस, गहरी सांसें, एफर्मेशंस, ये सब काम करते हैं, पर अस्थायी रूप से। क्यों? क्योंकि हम एंजाइटी को दबाते हैं, समझते नहीं। इस अध्याय की जान है यह लाइन, एंजाइटी इज द एनर्जी ऑफ अवेकनिंग। कल्पना कीजिए, आपके अंदर जो बेचैनी है, जो खिंचाव है, वह दरअसल आपको अब भी के पल में खींच रही है। उसी में स्पष्टता है, उसी में उपस्थिति है। टिफ्ट कहते हैं, जब आप उस चिंता से दूर नहीं भागते, जब आप उससे जुड़ते हैं पूरे शरीर से, बिना किसी कहानी के, तब वह डर एक दरवाजा बन जाता है। अब यहां दो रास्ते हैं। डेवलपमेंटल अप्रोच, थेरेपी की तरह आप चिंता को समझते हैं, यह कहां से आ रही है? बचपन का कोई डर, कोई रिश्ता मुद्दा? यह तरीका बहुत मददगार है क्योंकि यह आपको कंटेक्स्ट देता है। जैसे ही आप इससे जुड़ते हैं, आपकी सांस तेज होती है, सीना भारी लगता है, गला सूखता है, तो आप डर से ऊपर उठते हैं। आप उसमें डूबते नहीं, उसे देखते हैं। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पेट में मरोड़ है, हाथ ठंडे पड़ रहे हैं, दिल तेज धड़क रहा है। आमतौर पर आप सोचते हैं, मुझे शांत होना चाहिए, यह चिंता मेरी परफॉर्मेंस खराब कर देगी। अब टिफ्ट की प्रैक्टिस करें, रुकें, किसी शांत जगह पर खड़े हों या बैठें, अपनी सांस को महसूस करें, उसे ठीक मत करें। अपने शरीर में इस एंजाइटी को ढूंढें। क्या यह गले में है, पेट में, दिल में? उस जगह पर पूरा ध्यान टिकाएं, कुछ मत सोचिए, सिर्फ महसूस कीजिए। आप देखेंगे वो ऊर्जा धीरे धीरे बदल रही है। वो डर अब पैनिक्ड एनर्जी नहीं, बल्कि प्योर अलर्टनेस बन चुका है। टिफ्ट कहते हैं, व्हाट वी रेजिस्ट परसिस्ट्स, व्हाट वी फील फुली ट्रांसफॉर्म्स। यानी जितना आप एंजाइटी से लड़ेंगे, वह उतनी बढ़ेगी। जैसे ही आप उसे पूरी तरह महसूस करते हैं, बिना लेबल, बिना जजमेंट के, वह आपकी टीचर बन जाती है। क्या मिलेगा एंजाइटी को अपनाने से? अंदर से शांति जो बाहर की परिस्थिति से नहीं हिलती, एक जागृत उपस्थिति जहां आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही ठीक हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने डर से दोस्ती। एंजाइटी से भागो नहीं, उसे गले लगाओ, क्योंकि हो सकता है वही रास्ता आपको खुद तक ले जाए। अगर अगली बार चिंता आए तो खुद से मत लड़ना, बस बैठो, महसूस करो और देखो कि उसमें क्या छिपा है। हो सकता है वही तुम्हारी आजादी की पहली झलक हो। चैप्टर 6, फ्रीडम इज नॉट कंफर्टेबल। जब हम मुक्ति या आजादी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो पहली छवि बनती है वह है शांति, सुकून, हल्कापन और एक किस्म की मानसिक राहत। लेकिन ब्रूस टिफ्ट इस अध्याय में कहते हैं कि यह छवि पूरी तरह गलत नहीं तो अधूरी जरूर है। असल आजादी आरामदेह नहीं होती। यह लाइन सुनते ही भीतर कुछ हिलता है, क्योंकि यह हमारे कल्पनाओं के विपरीत जाती है। लेकिन यही अध्याय का असल सार है। मुक्ति कोई गुलाबों की सेज नहीं, बल्कि सच्चाई की आग से गुजरना है। टिफ्ट कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग
मुक्ति को एक तरह के फाइनल पीस की तरह देखते हैं, जैसे कि एक बार हम जागृत हो जाएं तो सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। लेकिन वे साफ कहते हैं, फ्रीडम डजंट मीन यू फील बेटर, इट मीन्स यू आर मोर रियल। मुक्ति का मतलब यह नहीं कि आप हर समय हल्का महसूस करेंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि आप हर समय सच्चे होंगे, चाहे वह सच्चाई कितनी भी असहज क्यों ना हो। अवेयरनेस का मतलब है हर पल उस सच्चाई को देखना जो है, उसमें झूठ नहीं, मेकअप नहीं, कोई ढांपने वाली सोच नहीं। इसमें शामिल है अपने भीतर के डर को देखना जो आपको अपनों से कटने पर मजबूर करता है, शर्म को देखना जो आपको कमजोर महसूस कराता है, जलन को देखना जिसे आप स्वीकार भी नहीं करना चाहते, और उन सारे छोटे असहज अनुभवों को देखना जिन्हें हम अक्सर डिस्ट्रैक्शन से दबा देते हैं, फोन, सोशल मीडिया, ओवरथिंकिंग। अवेयरनेस का अभ्यास तब गहरा होता है जब आप उस डिस्कम्फर्ट से दूर नहीं भागते, बल्कि वहीं ठहरते हैं। उदाहरण, मान लीजिए राहुल अपने ऑफिस में एक सहकर्मी से जलन महसूस करता है। वह उस व्यक्ति की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करता है। आमतौर पर वह इस भावना से बचने के लिए अपने काम में खुद को और झोंक देता है या उस सहकर्मी की बुराई सोचता है। लेकिन टिफ्ट के मुताबिक यही वह मौका है जहां फ्रीडम का अभ्यास हो सकता है। अगर राहुल इस जलन को पूरी ईमानदारी से देखे, बिना खुद को दोष दिए, बिना कहानी बनाए, सिर्फ शरीर में उस जलन को महसूस करे, तो वही अनुभव उसे गहराई से बदल सकता है। हो सकता है वह पहली बार देखे कि उसके भीतर खुद को कमतर मानने का एक पुराना जख्म है जो अब सामने आ रहा है। क्यों अनकंफर्टेबल होना जरूरी है? क्योंकि असहजता ही वह जगह है जहां परिवर्तन होता है। हम तब तक नहीं बदलते जब तक हमें कोई मजबूरी या दर्द न झकझोर दे। लेकिन टिफ्ट यह कह रहे हैं कि हमें इस बदलाव को मजबूरी तक पहुंचने से पहले ही अपनाना होगा, स्वेच्छा से। हर बार जब आप डिस्कम्फर्ट को फुली फील करते हैं, बिना रिएक्शन दिए, आप एक नई आजादी की तरफ बढ़ते हैं। टिफ्ट इस अध्याय में दोनों दृष्टिकोणों का सामंजस्य फिर से सामने लाते हैं। डेवलपमेंटल दृष्टिकोण कहता है कि हमें यह देखना चाहिए कि यह असहजता कहां से आ रही है, कौन से पुराने अनुभव या भावनात्मक जख्म इससे जुड़े हैं। अवेकेंड दृष्टिकोण कहता है कि जो कुछ भी है अभी इस पल में, वह अनुभव आपका है और आप उसके साथ टिक सकते हैं। उसे ठीक करने की जरूरत नहीं, बस पूरा महसूस करना ही पर्याप्त है। दोनों दृष्टिकोण मिलकर एक ज्यादा गहरी मुक्ति की ओर ले जाते हैं। क्या होता है जब आप असहज होकर भी टिकते हैं? टिफ्ट कहते हैं कि ऐसा करने से 3 चीजें घटती हैं। आप खुद को बेहतर समझते हैं क्योंकि अब आप अपने पैटर्न से बाहर आ गए हैं। आप में आत्मविश्वास आता है क्योंकि आपने अपनी डिस्कम्फर्ट को झेला है, भागे नहीं। आप में सहजता आती है। पैराडॉक्सिकली डिस्कम्फर्ट को अपनाने से ही असली कंफर्ट आता है। ब्रूस टिफ्ट इस अध्याय में हमें उस सच्चाई से जोड़ते हैं जिससे हम अक्सर भागते हैं। मुक्ति सुकून नहीं है। मुक्ति वह जगह है जहां आप हर उस भावना के साथ टिकते हैं जिसे आपने जीवन भर नकारा। और जब आप यह अभ्यास रोज करते हैं, छोटे छोटे असहज अनुभवों के साथ टिकना सीखते हैं, तो आपको एहसास होता है, मैं इस पल में जो भी हूं, जैसा भी महसूस कर रहा हूं, वही मेरी आजादी है और मैं इससे भागना नहीं चाहता। चैप्टर 7 ऑलरेडी फ्री। ब्रूस टिफ्ट इस अध्याय में वो बात कहते हैं जिसे सुनकर दिमाग थोड़ी देर के लिए रुकता है, क्योंकि यह हमारी सारी जानी पहचानी सोच को हिला देती है। हम मानते हैं कि आजादी कोई उपलब्धि है जो हमें तब मिलेगी जब हमारा ट्रॉमा ठीक हो जाएगा, हमारे रिश्ते संतुलित हो जाएंगे, हम अच्छे इंसान बन जाएंगे या हमारा मन शांत हो जाएगा। लेकिन टिफ्ट कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप अभी इसी क्षण जैसे हैं पूरे हैं। क्या है ऑलरेडी फ्री का मतलब? इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं है या कि आपको कभी गुस्सा, डर या दुख महसूस नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इन सब के बावजूद आप जिस तरह हैं उसी में पूर्णता है। टिफ्ट यह कह रहे हैं कि हमें ठीक नहीं होना है, हमें बदलना नहीं है, हमें बस देखना है कि जो कुछ भी है वह सब आजादी की अभिव्यक्ति है। डर, शर्म, क्रोध, बेचैनी,
ये सभी भी चेतना के अनुभव हैं, और चूंकि चेतना ही मुक्ति है तो ये अनुभव भी मुक्ति के अंदर ही आते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं कोई ठोस स्थायी चीज है जो लगातार सब कुछ अनुभव कर रही है, लेकिन टिफ्ट कहते हैं कि मैं भी बस एक अनुभव है जो समय समय पर बदलता रहता है। एक पल आप गुस्से में हैं, दूसरे पल शर्म में, फिर तीसरे पल शांत। तो असली आप कौन है? यही वह सवाल है जो आपको गहराई से झकझोरता है। और अगर आप इस बदलाव को स्वीकार कर लें, अगर आप यह मान लें कि कोई स्थायी मैं है ही नहीं, तो आप देखेंगे कि आप हर पल नया बन रहे हैं। और यही तो आजादी है, कोई स्थायी पहचान नहीं, कोई बंद परिभाषा नहीं। हम मुक्ति को अक्सर एक लक्ष्य की तरह सोचते हैं जो तब मिलेगा जब हम पर्याप्त ध्यान कर लेंगे, पर्याप्त समझदार बन जाएंगे, या पूरी तरह इमोशनली हील्ड हो जाएंगे। लेकिन टिफ्ट दोशर्ट कहते हैं कि ये सब शर्तें बस एक और अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी हैं। हम इस पल की वास्तविकता से भागते हैं, यह सोचकर कि मैं अभी अधूरा हूं और मुझे और बेहतर बनना होगा। असल में मुक्ति तभी मिलती है जब आप मानना शुरू करते हैं कि आप अभी भी पूरे हैं, चाहे जैसा भी अनुभव चल रहा हो। हर अनुभव मुक्ति का द्वार है। जब आप डर में होते हैं और रुकते हैं, आप मुक्त हैं। जब आप शर्म से जल रहे होते हैं और फिर भी उस भावना के साथ टिके रहते हैं, आप मुक्त हैं। जब आप अपने अंदर की गड़बड़ी को देखकर भागते नहीं, उसे महसूस करते हैं, वहीं आजादी है। मुक्ति कोई हल नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है। जब आप यह पहचानते हैं कि आप पहले से ही आजाद हैं, तो आप दूसरों को दोष देना बंद करते हैं। अब आपको किसी और को बदलने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। टिफ्ट इसे रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अब हर पल, हर भावना, हर प्रतिक्रिया आपके अभ्यास का हिस्सा बन जाती है। ब्रूस टिफ्ट इस अंतिम अध्याय में यह ताकतवर संदेश देते हैं, देयर इज नो पाथ टू फ्रीडम, फ्रीडम इज द पाथ। आप जो हैं, जहां हैं, जैसे भी महसूस कर रहे हैं, वहीं से शुरू कीजिए। कोई मंजिल नहीं, कोई चेकलिस्ट नहीं, बस ये जानना कि आप पहले से ही पूरे हैं, और यहीं इसी अवेयरनेस में आजादी मौजूद है। तो दोस्तों, ऑलरेडी फ्री का सबसे गहरा और जरूरी संदेश यही है, हम पहले से ही आजाद हैं। हमें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है ताकि हम अच्छे बन सकें। हमें किसी परफेक्ट वर्जन की तलाश नहीं करनी चाहिए। ब्रूस टिफ्ट कहते हैं कि हमारी एंजाइटी, डर, गुस्सा, ये सब जीवन का हिस्सा है। इन्हें दूर करना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इन्हें पूरी अवेयरनेस और कंपैशन के साथ देखना ही असली आजादी है। उन्होंने एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, फ्रीडम इज नॉट समथिंग टू बी अचीव्ड, इट्स समथिंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड। मतलब आजादी कोई डिस्टेंट गोल नहीं है जिसे हम भविष्य में हासिल करेंगे, बल्कि यह तो यही है, इसी पल में। बस हम उसे देख नहीं पा रहे क्योंकि हम हमेशा अपने अनुभवों से भाग रहे हैं। टिफ्ट हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने डर, शर्म और दुख को पूरी ईमानदारी से महसूस करते हैं, बिना उसे बदले या दबाए, तभी हम सच में इमोशनली मैच्योर होते हैं। तो आखिर में सवाल यह नहीं है कि मैं कब आजाद होऊंगा, बल्कि सवाल यह है, क्या मैं अभी इस पल में उस आजादी को देख सकता हूं जिसे मैं इतने सालों से खोज रहा हूं। ऑलरेडी फ्री हमें याद दिलाती है कि थेरेपी का अल्टीमेट गोल खुद को बदलना नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह अपनाना है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपके लिए असली आजादी का मतलब क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त किताब के साथ।